ओके, लेट अस स्टार्ट द क्लास। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। आज हम संडे के दिन आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास लेकर आए हैं, हिंदी की क्लास, जिसमें आपको मैं समास पढ़ाऊंगा, उसके भेद बताऊंगा और उसके साथ साथ हम क्विज भी करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट स्कूल में है या फिर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जैसे यूपी पुलिस है, लेखपाल है, या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती हो, तो उसमें समास तो पूछा ही जाता है। तो उसी चीज़ को डिस्कस करूँगा, अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे समास को, कुछ नहीं छोड़ेंगे एक भी समास को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं समास। सबसे पहले आपको पता होगा, पहले से भी थोड़ा बहुत जानते होंगे या काफ़ी भी जानते होंगे कि समास का डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है। समास का जो मीनिंग होता है या तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब कि छोटा कर देना, अर्थात उसका छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर कोई एक नया छोटा शब्द बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम समास बोलते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए, वही हमारा समास कहलाता है। डेफिनेशन आपको एकदम क्लियर होगी, पहले भी जानते होंगे इस डेफिनेशन को आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत, जर्मन तथा बहुत सी भारतीय भाषाओं में समास का प्रयोग जो है बहुत ज़्यादा अधिक होता है। बेसिकली समास जो होता है वो दो पद होते हैं समास के अंदर। सबसे पहला पद कौन सा कहलाता है, पूर्व पद, जो पहला पद भी कहते हैं उसे, और दूसरा पद क्या कहलाता है, उत्तर पद, यानी जो बाद वाला पद होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। फिर इन दोनों से जो मिलकर नया शब्द बनता है दोनों पदों से, वह हमारा समस्त पद कहलाता है। ठीक है, जैसे कि रसोई के लिए घर, यानी कि रसोई घर, इसके लिए हमने एक शब्द बना दिया रसोई घर। रसोई के लिए घर से हमने एक शब्द बनाया रसोई घर। हाथ के लिए कड़ी यानी हथकड़ी। नील और कमल यानी कि नील कमल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा समासिक शब्द आखिर होता क्या है। समास के नियमों से निर्मित शब्द हमारा समासिक शब्द कहलाता है, यानी जितने भी समास के अंदर नियम हैं या कानून है बोल सकते हैं हिंदी भाषा के लिए, उन सब से मिलकर अगर हम समास के रूल्स को फॉलो करते हैं और फिर कोई नया शब्द बनाते हैं तो हमारा वो समासिक पद कहलाता है। इसे हमारा समस्त पद भी कहा जाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं, जैसे कि राजपुत्र या फिर नीलकमल। ठीक है, तो इसमें कोई विभक्ति नहीं दिख रही होगी आपको, सिंपल ये एक समासिक शब्द हैं ये दोनों ही। आगे बढ़ते हैं, समास विग्रह क्या होता है। जैसे आपको कोई पता होगा संधि पढ़ी हो, संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, उसी तरीके से समास पढ़ा हमने, अब हम क्या पढ़ेंगे, समास विग्रह। मैं इस वीडियो में आपको जो है डिफरेंस भी बताऊंगा कि हमारा जो होता है बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में क्या अंतर होता है, द्विगु और कर्मधारय में क्या अंतर है, और द्विगु और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है, बहुत अच्छे से, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं, ताकि आप जो कोई गलत उत्तर लगा दो। ठीक है, तो उस चीज़ को भी मैं क्लियर करूँगा। सबसे पहले समास विग्रह देखते हैं। समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह का अर्थ क्या होता है, जब हम सभी पदों को अलग अलग कर देते हैं समास के, जो हमारा समासिक पद होता है, जब उन पदों को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वो समास का विग्रह कहलाता है। ठीक है, अर्थात जब समस्त पद को अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि माता पिता, माता और पिता, बीच में इसमें क्या आ गया, और आ गया। ठीक है, तो ये जो योजक चिन्ह था, डैश चिन्ह जो था, ये हट गया और क्या आया, माता और पिता, तो यह कहलाता है हमारा समास विग्रह। आगे बढ़ते हैं। समास और संधि में वैसे तो आप जानते होंगे कि शब्दों के समूह को और वर्णों के समूह को इस तरीके से डिफाइन जो करते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल। संधि में उच्चारण के नियमों का विशेष महत्व होता है।
इसमें 2 वर्ण होते हैं, इसमें यानी संधि की बात हो रही है, कहीं पर तो एक तो कहीं पर दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाता है और कहीं पर तीसरा वर्ण भी आ जाता है। ठीक है, जैसे कि व्यंजन संधि, स्वर संधि में आप पढ़ते हो तो तीसरा वर्ण का भी जिक्र हो जाता है और वो लग जाता है उसमें। ठीक है, संधि किए हुए शब्दों को तोड़ने की क्रिया उसका विच्छेद कहलाती है, यानी संधि विच्छेद कहलाती है। संधि में जिन शब्दों का योग होता है उनका मूल अर्थ नहीं बदलता, उनका जो मूल अर्थ होता है वो जो है नहीं बदलता है। जैसे कि पुस्तक, धन, आल्य, यानी कि पुस्तकालय, तो ये हमारा होता है संधि। संधि यानी कि वर्णों के समूह को संधि कहा जाता है। आपको संधि समझ में आ गई होगी। ठीक है, जैसे वर्णों के मेल को या फिर समूह को बोलें, या वर्णों के मेल को ही बोलते हैं। ठीक है, वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। और जैसे समास की बात आती है तो शब्दों के समूह को हमारा क्या कहलाता है? समास। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होंगी दोनों चीज़ों की। समास में वर्णों के स्थान पर पद होता है। शब्द और पद में आपको अंतर पता होगा इस चीज़ का, नहीं होता है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। जो हमारा शब्द और पद में जो अंतर होता है बेसिकली ये होता है कि जब हम किसी शब्द को स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है, जो हमारा शब्द होता है वो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो जाता है और वाक्य के बाहर होता है तो वह शब्द होता है। किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहा जाता है। मतलब कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने पर शब्द कहलाता है, किंतु वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने पर वही शब्द पद कहलाता है। ठीक है, जब वाक्य के अंदर वो प्रयोग हो जाता है तो वही जो शब्द है वो पद कहलाता है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वाक्य पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये चीज़ पता चल गई होगी। अब देखते हैं हम हमारे समास के भेद कितने प्रकार के होते हैं और हर एक समास को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, मतलब उसकी डेफिनेशन, उसकी पहचान कैसे करोगे अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सारा कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? इसमें जो पहला पद होता है यानी जो पूर्व पद है, जो प्रथम पद है वो अव्यय होता है। अव्यय आपको पता है जो अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, इन्हें अविकारी शब्द भी बोला जाता है। अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता है, वह हमेशा एक जैसा ही रहता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि अव्यय क्या है। इसी प्रकार से जब अव्यय भाव समास का हम बात करते हैं, समास की बात करते हैं, इसमें प्रथम पद हमारा अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे ही हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। एग्जाम्पल से बताऊंगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हों, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास से ही बनते हैं। कैसे, अभी डिफाइन करते हैं। देखो, हमारा जो अव्यय भाव समास है, यथाशक्ति। यथाशक्ति का क्या अर्थ है इसमें? यानी कि शक्ति के अनुसार। दूसरा जो शब्द दे रखा है आपको वो है यथाक्रम, यानी कि क्रम के अनुसार। और शब्द आप पढ़ सकते हैं खुद से भी, आपको जैसे क्लियरली दिख रहा होगा। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसमें समास को पहचानिए और क्या पता वो अव्ययी भाव समास हो, तो उसे कैसे पहचानेंगे कि सबसे पहला जो पद होगा उसमें क्या होगा? अनु हो सकता है, आ हो सकता है, प्रति हो सकता है शुरू में जो शब्द होगा, या फिर भर हो सकता है, जैसे कि भर पेट होता है। यथा हो सकता है, आपको इसमें यथा में आपको इसका एग्जाम्पल दिख रहा है। यावत हो सकता है या फिर हर हो सकता है। ठीक है, तो सारे के सारे जो पहले पद होंगे वो हमारे क्या होंगे? अव्यय शब्द होंगे। ये चीज़ क्लियर है आपको? जैसे कि प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, आजन्म, जन्म से लेकर, यथासाध्य, जितना साधा जा सके, घर घर, प्रत्येक घर। अब इसमें कन्फ्यूजन मत करना, घर घर में आगे द्वंद्व समास भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं अगले समास पे। हमारा तत्पुरुष समास क्या होता है? देखिए, तत्पुरुष समास क्या कहलाता है? जिस समास में
बाद का अथवा यानी जो उत्तर पद होता है वह प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त होता है। कारक चिन्ह यानी जो विभक्तियों का इसमें लोप होता है। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यह कारक से जुदा समास होता है। ठीक है, जो कारक प्रकट होते हैं उसी कारक वाले में समास होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, कितने भेद हैं इसके और क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, देश के लिए भक्ति, के लिए आगे इधर यानी देशभक्ति। राजा का पुत्र, इसमें कार है, इसमें भी हमारा कारक है, जैसे कि राजपुत्र। शेर से आहत, शराहत यानी से आ गया इसमें। तुलसी द्वारा कृत यानी तुलसीदास कृत, तो इसमें भी द्वारा आ रहा है हमारा। तो इसमें सारे के सारे कारक प्रयोग होते हैं हमारे तत्पुरुष समास में। सबसे पहला कारक कौन सा होता है? कर्म तत्पुरुष। ठीक है, वैसे तो आपको पता होगा कि तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं, किंतु विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबोधन कारक 2 भेदों को लुप्त रखा गया है। इसलिए इस तत्पुरुष समास के 6 भेद ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला भेद कौन सा है? कर्म यानी कर्म, कर्म नहीं, कर्म तत्पुरुष। इसमें दो पदों के बीच में कर्म कारक छिपा हुआ होता है। कर्म कारक को चिन्हित करें तो को से रिप्रेजेंट किया जाता है। को कर्म कारक की विभक्ति भी कहा जाता है, जैसे कि कर्म तत्पुरुष समास। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। तो को क्या आ रहा है इसमें हमारा? कर्म तत्पुरुष। इसे द्वितीय तत्पुरुष भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें इस कर्म कारक की जो है विभक्ति को का लोप हुआ है। समझ में आया आपको कर्म तत्पुरुष समास क्या है? अब अगला देखते हैं करण, जहाँ पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है और 2 पदों के बीच करण कारक छिपा होता है। जैसे कि हमारा इसमें कैसे पहचान करेंगे? के द्वारा या फिर से होता है हमारा। ठीक है, जैसे स्वरचित यानी स्वयं द्वारा रचित। मन चाहा, मन से चाहा। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। भूखमरी, भूख से मरी। जैसे द्वारा का हम एग्जाम्पल लें तो सुर रचित यानी सुर द्वारा रचित, सुर द्वारा रचित, सुर रचित। तो आपको करण तत्पुरुष क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या होता है? इसमें 2 पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है। संप्रदान कारक मतलब जिसमें के लिए विभक्ति का लोप होता है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। आप इस पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं, के लिए आ रहा है इसमें हर जगह। ठीक है, सभा भवन, सभा के लिए भवन। हाथ के लिए कड़ी यानी कि हथकड़ी। परीक्षा के लिए भवन यानी कि परीक्षा भवन। डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी। देश के लिए भक्ति यानी कि देशभक्ति। गौ के लिए शाला यानी गौशाला। तो के लिए आपको लग रहा होगा वही हमारा संप्रदान तत्पुरुष है, समास है। अगला देखते हैं आपादान तत्पुरुष समास। ये क्या होता है आपादान तत्पुरुष समास? इसमें 2 पदों के बीच में आपादान कारक छिपा होता है। आपादान कारक का चिन्ह या विभक्ति से अलग होता है। कैसे? काम चोर, काम से जी चुराने वाला। दुरागत यानी दूर से आगत। रण विमुख, रण से विमुख। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। धनहीन, धन से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन। पाप से मुक्त, पाप मुक्त। देश से निकाला यानी कि देश निकाला। जलहीन यानी जल से हीन। तो मैंने कितने सारे आपको एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आप इजीली अपने माइंड में अपादान तत्पुरुष समास को बिठा सकें। ठीक है, अगला चलते हैं हम संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास क्या है हमारा? 2 पदों के बीच में संबंध कारक छिपा होता है, जैसे का, के, की। संबंध तत्पुरुष।
राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। गंगा जल, गंगा का जल। लोकतंत्र, लोक का तंत्र। देश रक्षा, देश की रक्षा। विद्या सागर, विद्या का सागर। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। राजकुमार, राजा का कुमार। देखो है तो ये सब हमारा तत्पुरुष समास ही, ठीक है, लेकिन अगर आपको इसके भेद छांटने के लिए आता है एग्जाम में, तो आपको भेद छांट कर बताना होगा कि संबंध तत्पुरुष है कि आपादान है कि कर्म है कि करण है, ठीक है। आगे चलते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह या विभक्ति में पर होता है, यानी अधिकरण में या पर। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। वनवास, वन में वास। शरणागत, शरण में आगत। आत्मविश्वास यानी आत्मा का, आत्मा पर विश्वास, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है आपको। अधिकरण तत्पुरुष। एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे कि धर्मवीर, धर्म में वीर। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। आप बीती, आप पर बीती। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। समझ में आ रहा है हमारा कि क्या होता है तत्पुरुष समास, यानी अधिकरण तत्पुरुष समास। चलिए अगले समास की तरफ। अब हम अगले समास की तरफ पढ़ते हैं, जो तत्पुरुष समास का ही भेद है। नए तत्पुरुष समास। इसमें पहला पद क्या होता है? निषेधात्मक पद होता है, या फिर बोल सकते हैं निषेध सूचक हमारा पद होता है। जैसे कि असभ्य, न सभ्य। अनादि, न आदि। जिसमें पहला शब्द पद क्या है हमारा? निषेधात्मक है या फिर निषेध सूचक है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा समास है और एग्जाम्स में बहुत कम पूछा जाता है आपके। चलिए अगले समास की तरफ चलते हैं। कर्मधारय समास या फिर कर्मधारय समास सबसे अच्छा समास है ये। देखिए इस समास की क्या क्या खास बातें हैं। इस समास का उत्तर पद जो होता है वह प्रधान होता है। मैं जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ डेफिनेशन, क्योंकि उन्हें एग्जाम में लिखना होता है कि समास की डेफिनेशन लिखिए और उदाहरण सहित एग्जाम्पल भी दीजिए, मतलब उदाहरण सहित जो है समझाइए भी। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। जो पहला वाला जो पद है, नहीं जो बाद वाला पद है, माफ़ कीजिएगा, जो बाद वाला पद है, जो क्योंकि पहला वाला पद तो पूर्व पद कहलाता है, ठीक है। उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष्य उपमेय या उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। अब आपको उपमेय और उपमान में फ़र्क तो पता ही होगा, जिसको नहीं पता है वो चीज़ मैं बता देता हूँ कि उपमेय और उपमान क्या होता है। देखो जब हम उपमान की बात करते हैं, उपमान का अब हमेशा अर्थ ये मन में रखना कि जिसका मान बड़ा होता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया चंद्रमुख यानी चंद्र जैसा मुख। अब हम चंद्र जैसा मुख यानी किसी के लिए, किसी इंसान के लिए कह रहे हैं कि इसके जो मुख जो है वो चंद्र जैसा है, मतलब इसमें उपमान हमारा हो गया चंद्र और उपमेय हो गया, जिससे कि हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। मान लो कोई इंसान है, कौन है, तो उपमान यानी कि जिसका मान बड़ा है। मान किसका बड़ा है इसमें? चंद्र का। तो चंद्रमा क्या हो गया हमारा? उपमान, और उपमेय हो गया जिससे हम उसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। पीतांबर, पीत है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। इस समास की जो पहचान क्या है सबसे अच्छी, कि विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो या फिर के समान आदि आते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैंने बोला कमल नयन, कमल के समान नयन। अगला एग्जांपल मैं देता हूँ नीलकंठ, नीला है जो कंठ। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होंगे कि जो कर्मधारय भी होंगे और बहुब्रीहि भी होंगे, उनको मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है द्विगु समास। सबसे आसान समास जो है हमारा द्विगु समास ही है। द्विगु समास में
पूर्व पद संख्यावाचक होता है, यानी पहला वाला जो पद है वो संख्यावाचक होता है, और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है। इसमें समास में संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, यानी समूह का या फिर समाहार का, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। एग्जाम्पल कैसे है देखिए, जैसे कि मैं एग्जाम्पल अपनी तरफ से देता हूँ। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। दोपहर यानी 2 पहरों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार, ये हो चुका, या फिर समूह बोल सकते हैं। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। पंचतंत्र, आप सब देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग में जो है हमारा संख्यावाचक पद है, इसीलिए ये द्विगु समास कहलाता है। इसी समास है, इसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 5वें नंबर का समास, जो कि द्वंद्व समास है। इस समास में क्या होता है, दोनों पद ही प्रधान होते हैं, किसी भी पद का गौण नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, यानी कि उल्टे होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, विग्रह करने पे क्या होता है, या तो और आएगा, एवं आएगा, या आएगा, या फिर अथवा आएगा। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। जल वायु, यानी कि जल और वायु, विग्रह करने पे और आया। अपना पराया, अपना या पराया। नदी नाले, नदी और नाले। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तन मन धन, इसमें समास कौन सा होगा, द्वंद्व समास ही होगा। जैसे कि तन और मन और धन। उतार चढ़ाव, उतार या चढ़ाव। मोल तोल, मोल और तोल, इसमें जो हाइफन लगा होता है, ये चीज़ आपको दिख रही होगी, हाइफन जरूर मिलेगा मैक्सिमम द्वंद्व समास में। नर नारी, नर और नारी। नाक कान, नाक और कान। तो समझ में आ गया होगा, द्वंद्व समास भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगला चलते हैं, बहुब्री समास। बहुत ही अच्छा समास है, इसे पढ़ के आपको बहुत आनंद मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और दोनों पद मिलकर जो है तीसरे पद की ओर या फिर किसी अर्थ की ओर अंकित होता है। जैसे कि तीसरा पद जो है प्रधान होगा। डिफाइन कैसे करेंगे, इसका विग्रह करने पर वाला है जो तो नहीं, है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको ये वाला बहुब्री समास कैसे। जैसे कि मैंने कहा गजानन, गज है आनंद जिसका, तो ये किसको बोला जाता है, गणेश जी को। तो तीसरा शब्द क्या आ रहा है, तीसरे शब्द की ओर अंकित हो रहा है, वो है हमारा गणेश जी। जैसे कि त्रिनेश, त्रिनेश नहीं, माफ कीजिएगा, त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, यानी कि शिव। दशानन, 10 है आनंद जिसके, यानी कि हमारा क्या होगा, रावण। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, गणेश। तो ये क्या हो रहा है, इसमें मोस्टली भगवान जी का जिक्र हो रहा है। जैसे 2 शब्द जो शब्द है या पद है मिलके जो एक नया शब्द बना रहे हैं, और इसमें भगवान जी को डिस्कस किया जा रहा है, यानी कि जिक्र हो रहा है, ठीक है। अभी तो क्विज शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आपको कर्मधारय और बहुब्री समास में कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। कैसे, सबसे अच्छी बात है कि कर्मधारय और बहुब्री समास में अंतर समझने के लिए थोड़ा ध्यान से सुनना मैं जो बोलने वाला हूँ। इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए आपको। समझ में आ रहा है, विग्रह पर ध्यान देना है कर्मधारय और बहुब्री समास में, अगर आपको अंतर समझना है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। जैसे नील गगन में नील क्या है, हमारा विशेषण है, यानी कि विशेषता बता रहा है, किसकी, गगन की। गगन क्या है, हमारा विशेष्य है। नील गगन यानी कि इसमें नील है हमारा विशेषण और गगन है विशेष्य। मैंने बोला चरण कमल में चरण उपमेय है
और कमल क्या है? उपमान है, चरण के समान या फिर कमल के समान चरण। ठीक है, तो ये दोनों उदाहरण हमारे कर्मधारय समास के हैं। अब बहुब्रीहि समास की बात करते हैं हम। बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। कैसे? मैंने बोला चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला कौन है? कृष्ण जी। यहाँ चक्रधर क्या है? संज्ञा का विशेषण है। ठीक है, इसमें जो चक्रधर है यानी जो कृष्ण है वो संज्ञा है। ठीक है, और उसी चीज़ की हमारी विशेषता बताई जा रही है, जैसे कि चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। अब मैंने पूछा आपसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये तो हमारा कर्मधारय समास हो गया। लेकिन नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन है? अर्थात शिव, यानी कि ये बहुब्रीहि समास हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जाम में आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं और उसमें नीलकंठ जो है पूछा जाता है और उसमें आपको बहुब्रीहि समास भी दिया हो और कर्मधारय समास भी बताना है कि नीलकंठ में बहुब्रीहि है कि कर्मधारय है, तो आपको बहुब्रीहि पे टिक लगाना होगा, बहुब्रीहि समास पे टिक लगाना होगा। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं है तो आपको सीधी सीधी बात है कर्मधारय पे ही लगाओगे। ठीक है, लेकिन अगर दोनों समास दिए हुए हैं, कर्मधारय भी दिया हुआ है, बहुब्रीहि भी दिया हुआ है, तो आपको नीलकंठ में समास जो होगा वो बहुब्रीहि ही होगा। अगला कैसे? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लंबोदर, मोटे पेट वाला, कर्मधारय समास। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी, तो लंबोदर में दोनों समास हैं, कर्मधारय समास भी और बहुब्रीहि समास भी। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करता हूँ 1-2 चीज़, जैसे कि द्विगु और बहुब्रीहि समास में क्या क्या अंतर है। द्विगु समास में आपको पता है कि पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, बल्कि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिए कि नहीं समझ में आता है तो दोबारा वीडियो देखना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब मैंने एक एग्जाम्पल लेता हूँ, चतुर्भुज। अब आप बताओ इस चतुर्भुज में कौन सा समास है? पूछ नहीं रहा हूँ, बाद में क्विज में बताना, आपको 5 सेकंड दूंगा क्विज भी बताने के लिए, आंसर देने के लिए। चतुर्भुज है 4 भुजाओं का समूह, यानी 4 आ गया, मतलब कि द्विगु समास होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 4 है भुजाएं जिसकी, 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, तो इसमें बहुब्रीहि समास भी हो गया। ठीक है, मैंने बोला पंचवटी, 5 वटों का समाहार, यानी कि द्विगु समास। पंचवटी 5 वटों से घिरा एक निश्चित स्थल, अर्थात दंडकारण्य में स्थित वह स्थान जहाँ वनवासी राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया था, या निवास किया। ठीक है, सीता और लक्ष्मण ने निवास किया। अब मैंने एक और एग्जांपल लेता हूँ, दशानन, 10 आननों का समूह, तो ये क्या होगा? द्विगु समास। लेकिन दशानन तो रावण को भी बोलते हैं, 10 आनन हैं जिसके, अर्थात रावण। तो जब भी हम इनके डिफरेंस की बात करते हैं, कर्मधारय बहुब्रीहि, द्विगु या बहुब्रीहि, द्विगु या कर्मधारय, तो आपको इसका विग्रह करके देखना है कि ये शब्द जो है किस ओर अंकित हो रहा है, यानी किस चीज़ का मतलब तो नहीं निकल रहा। अगर तीसरा अर्थ निकल रहा है तो वो बहुब्रीहि है, नहीं तो जो समास जो आप समझ रहे हैं वही समास है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब होता है क्विज का समय। अब क्विज स्टार्ट करते हैं। अब हम जो है क्विज स्टार्ट करते हैं और आपको मैं 3 सेकंड दूंगा। ठीक है, तो आप जो है कमेंट में लिख के बताना, इसका ऑप्शन भी बता सकते हो। ठीक है, पूरा समास अगर लिखोगे तो टाइम लगेगा, जैसे ही क्वेश्चन देखो तुरंत बता देना कि कौन सा ऑप्शन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, वैसे पढ़ लिया होगा आपने, धीरे धीरे में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है धीरे धीरे में? जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अव्ययी भाव समास। कर्मधारय नहीं हो सकता, द्विगु नहीं हो सकता। द्वंद्व किस लिए नहीं है? बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होगी द्वंद्व और अव्यय भाव में। देखो इसमें धीरे धीरे आ रहा है, अगर मैं और लगाता हूँ इसमें, मैंने बोला धीरे और धीरे, क्या बोला इसमें कोई सेंटेंस, तो इसलिए ये अव्यय भाव समास है। चलिए अगले उस पर चलते हैं। चक्रपाणी में कौन सा समास है? बताइए, आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं। चक्रपाणी में कौन सा समास होगा? चक्र
पानी। जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, बहुब्रीहि समास। तालियां उसके लिए जिसने सही उत्तर दिया। चक्रपाणि यानी कि चक्र है पानी में जिसके, विष्णु। अगला क्वेश्चन देखें, पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट, इसका सही क्या उत्तर होगा? जल्दी से बताइए। कर्मधारय नहीं हो सकता, अव्यय भाव नहीं करेंगे, द्वंद्व तो बिल्कुल भी नहीं, तो बचा क्या? तत्पुरुष समास, पथ से भ्रष्ट। अगला देखते हैं, गोबर गणेश में कौन सा समास है? बहुत जल्दी, शानदार समास है ये, गोबर गणेश। जल्दी बताइए, लिखिए, आपको 3 सेकंड का वक्त दिया जाता है। गोबर गणेश में कौन सा समास है? इसका जो सही उत्तर होगा चौथे का, कौन सा उत्तर है? जल्दी बताइए। सी, करण तत्पुरुष समास। गोबर गणेश मतलब गोबर से निर्मित गणेश, तो से आ गया, तो हमारा क्या हो गया? ये करण तत्पुरुष। चौथा देखते हैं, देशांतर। देशांतर में समास बताइए, जल्दी से बताइए थोड़ा। आपको सिर्फ ऑप्शन लिखने होते हैं, आप पूरा समास भी लिख सकते हैं। तो देशांतर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दही बड़ा। दही बड़ा का विग्रह बताना है आपने छठे क्वेश्चन में। जल्दी से बताइए। दही में डूबा हुआ बड़ा, दही और बड़ा, दही बड़ा या फिर कोई नहीं, तो क्या होगा? दही में डूबा हुआ बड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देव है, देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? तो बताइए जल्दी से, कमेंट में लिखो। जहाँ भी है जो आ जाए तो वो हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, अगला देखते हैं, घुड़दौड़। घुड़दौड़ में कौन सा समास होगा? जल्दी जल्दी क्विज खत्म करते हैं, नहीं क्लास आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे। जल्दी बताइए आंसर इसका। घुड़दौड़ का समास यानी कि घोड़े की दौड़, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अगोचर में कौन सा समास है? अगोचर में जल्दी से बताइए, अगोचर में कौन सा समास होगा? नए तत्पुरुष समास। ठीक है, नए तत्पुरुष समास। समझ में आया? 9th का सी। 10th क्वेश्चन, देवासुर में कौन सा समास है? जल्दी बताइए, देवासुर में कौन सा समास होगा? इसका सही उत्तर होगा द्वंद्व समास। ठीक है, देवासुर, इसमें दोनों के दोनों पद क्या है? हमारे दोनों समान है। ठीक है, यानी कि प्रधान है। जिस समास में दोनों खंड अप्रधान हो वह समास कौन सा समास कहलाता है? जल्दी से बताइए। द्वंद्व समास, बहुब्रीहि, अव्यय भाव या फिर तत्पुरुष? तो ये होगा हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक है, तीसरा पद ही हमारा जो होता है वही प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में। अगला समास बताइए, कनकलता में कौन सा समास है? जल्दी बताइए, मैं इसका विग्रह बताता हूँ। कनक सी लता, तो क्या होगा इसका? कर्मधारय समास। बिल्कुल सही उत्तर, जिसके दिमाग में कर्मधारय आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, भर पेट में कौन सा समास है? भर पेट, इसमें जो समास होगा वो होगा हमारा अव्यय भाव समास, यानी कि पेट भर के। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, महाजन शब्द में कौन सा समास होगा? महाजन शब्द में जल्दी से बताइए आप, कौन सा समास होगा महाजन में? द्विगु और ये तो कट कर दो बिल्कुल ही, बचे 2, कर्मधारय समास और अव्यय भाव समास। तो इसका कर्मधारय समास होगा। जलधि, जलधि में कौन सा समास है?
जल्द ही में होगा हमारा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, तत्पुरुष समास। ठीक है, 15th का बी, यानी कि जल्दी में जो समास होगा वो हमारा तत्पुरुष होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन, योगदान में कौन सा समास होगा? इसमें भी हमारा तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिवेणी, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास होगा? जल्दी से बताइए, त्रिवेणी में कौन सा समास होगा? इसका सही उत्तर जो होगा वो द्विगु समास है, क्योंकि इसमें संख्यावाची शब्द आ रहा है। अगला देखते हैं 18वां, गौशाला में कौन सा समास होगा? गौशाला में गौ के लिए शाला, यानी कि तत्पुरुष समास। चलिए आगे चलते हैं। 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? 8 अध्याय हैं जिसमें, जल्दी से बताइए, किस समास का उदाहरण है ये? 19th का बी, बहुब्रीहि समास, अष्टाध्यायी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वें के बाद समझ में आया ये 19वां 8 अध्याय हैं जिसमें आप इसमें द्विगु भी टिक कर सकते थे, लेकिन आपको बताया है कि द्विगु और जो हमारा बहुब्रीहि समास है, इसमें जब आप इसका विच्छेद यानी विग्रह करोगे समास का, जब ही आपको क्लियर होगा कि कौन सा समास है इसके अंदर। ठीक है, तो 8 अध्याय हैं जिसमें अष्टाध्यायी, यानी कि 19th का बी। अगला क्वेश्चन, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्रीहि समास बताइए। पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज या फिर चरण कमल? चरण कमल को तो जल्दी बताइए, फिर मैं आंसर बताऊंगा। चरण कमल तो काट ही दो, बचा ही नहीं। हमें क्या बताना है? बहुब्रीहि समास बताना है। तो बताइए कौन सा होगा? बिल्कुल सही, जिस बच्चे ने भी उत्तर दिया है, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज। इसका अगर विच्छेद करते हैं हम, विच्छेद माफ़ कीजिएगा, विच्छेद नहीं, विग्रह करते हैं चतुर्भुज का, तो क्या होगा इसका विग्रह? 4 हैं भुजाएं जिसकी, यानी कि विष्णु। तो हमारी क्लास जो है समास की यहीं पे ख़त्म होती है। तो आप जो है अभी तुरंत जिसने यहाँ तक क्लास देख ली है, वीडियो को लाइक करो अभी के अभी, और वीडियो को शेयर करना। ठीक है, तो हमने ये जो समास टॉपिक बनाया था, आप इस बच्चों के लिए ही बनाया है कि स्कूल लेवल के लिए भी ये समास हो, मतलब क्लास हो, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हो। ठीक है, तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो अभी तुरंत जो आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर दो, और वीडियो को शेयर करो अभी अपने फ्रेंड्स तक, अपनी फैमिली मेम्बर्स तक। देखो ऐसा टॉपिक है हिंदी का तो कि हर कोई समझना चाहता है। ठीक है, जो कि एजुकेशनल फील्ड से जुड़ा होता है। तो आप जो है वीडियो शेयर कर दो। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।